नमस्कार साथियों। अभी तक हम आव्यूह की श्रृंखला में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने से पहले आप सभी लोग जो पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि आव्यूह पर जो संक्रियाएं, पंक्ति संक्रियाएं और स्तंभ संक्रियाएं लगाई जाती हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। किसी आव्यूह का जो व्युत्क्रम होता है वो एक ऐसा आव्यूह होता है जिसे उस आव्यूह में गुणा करने पर हमें तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत याद रखने योग्य है। इसी के आधार पर हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। इसे हम ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिए, इसे हम ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ये आव्यूह का व्युत्क्रम है। अब हम एक बार पूर्व में जो संक्रियाएं हमने पढ़ी हैं उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद उदाहरण के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम जानने की कोशिश करते हैं। देखें, आव्यूह पे जो आपने संक्रियाएं की हैं तो मुख्यतः 6 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं। इनमें से 3 जो होती हैं वो पंक्तियों पर होती हैं और 3 जो होती हैं वो स्तंभों पर होती हैं। और इन्हें किस प्रकार निरूपित किया जाता है वो देख लेते हैं। तो देखें, पहली जो है वो परस्पर विनिमय की है, अर्थात आपस में इंटरचेंज करने की। तो यदि किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से विनिमय कर दिया जाए, अर्थात इंटरचेंज कर दिया जाए, तो वो आर आई डबल हेड एरो आर जे से बताई जाती है। इसी प्रकार स्तंभ के लिए यह जो है सी आई डबल हेड एरो सी जे से बताते हैं। यह पहली संक्रिया है। दूसरी संक्रिया में हम किसी अचर से गुणा करेंगे। तो अचर से गुणा करने को जो कैसे लिखेंगे वो इस प्रकार होगा। यदि एक पंक्ति आर आई में हम एक अचर के का गुणा कर रहे हैं तो उसे आर आई एरो के आर आई द्वारा निरूपित करते हैं। अब स्तंभ के लिए भी यह इसी प्रकार होता है, सी आई एरो के सी आई। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण संक्रिया है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में हम किसी शून्येतर राशि का गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दें, तो वो इस प्रकार होती है कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ने को हम इस प्रकार लिखेंगे, आर आई एरो आर आई प्लस के आर जे। या इसका अर्थ ये है कि जेवी पंक्ति में के का गुणा करके आईवी पंक्ति में जोड़ दिया गया है और ये ऑपरेशन आईवी पंक्ति में लगाया गया है। ऐसा ही कॉलम में करते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान रखें कि जब आप ऑपरेशन लगाएं तो जो जिस पंक्ति में लगा रहे हैं, अगर वो पंक्ति यूज हो रही है तो यहाँ पे पहले स्थान पर लिखें। और कॉलम के लिए कोशिश करें कि जहाँ ऑपरेशन लग रहा है ऊपर लिखें और पंक्ति संक्रिया के लिए साइड में लिखें। अब हम उदाहरण द्वारा व्युत्क्रम याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि पंक्ति संक्रियाओं के बारे में बात हो रही है। पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए बराबर 1 2 2 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। हमें आव्यूह दिया हुआ है ए बराबर 1 2 2 -1। ये कोटि 2 का वर्गाव्यूह है। अब इसमें हम जब ऑपरेशन लगाएंगे, पंक्ति संक्रिया है तो ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे और स्तंभ के लिए ए इक्वल टू ए आई लिखा जाता है। यहाँ देखें, प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग के लिए ए इक्वल टू आई ए लिख लेते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ए इक्वल टू आई ए लिखा जाएगा। अब यहाँ मैंने ए का जो मान है वो रख दिया है। इसको बाद में मैं एक जगह चेंज कर लूँगा। ये ए का मान जो है मैंने यहाँ पर रख दिया है। ए आई जो है
ये अपना तत्समक अवयव है कोटि 2 का, और पुनः a का मान जो है वो ये रख दिया है, तो a = I है। अब हम इसमें पंक्ति संख्याओं का प्रयोग करेंगे, दोनों पक्षों में प्रयोग किया जाएगा। तो इस पक्ष में हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, इस पक्ष में हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, किसी एक में करना है। तो चूंकि इसकी हमें आवश्यकता है A × A इनवर्स बराबर I होता है, तो हम यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, और यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य जो होगा वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड को तत्समक अवयव बनाना होगा। इसका कारण ये है कि किसी अवयव में उसके व्युत्क्रम का गुणा करने पर तत्समक अवयव प्राप्त होता है। आइए देखते हैं इसको। यहाँ हमारा उद्देश्य प्रारंभिक पंक्ति संख्याओं के प्रयोग द्वारा ये हमारे वाम पक्ष को तत्समक अवयव बनाना है, जिससे हम A × A इनवर्स बराबर I लिख सकें। अब यहाँ पर आगे हम इसको A भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख के चल सकते हैं, तो जिस प्रकार की आसानी होगी आप लोगों को वैसा आप लोग करेंगे। देखते हैं। सर्वप्रथम हमको तत्समक अवयव बनाने के लिए हम संख्या R2 - 2R1 लगाते हैं, और ये संख्या अपन R2 में लगाते हैं। R2 में लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ R2 चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पर R2 चेंज हुआ है, देखिए ये इसमें हमने संक्रिया लगाई है R2 - 2R1, तो यहाँ 2 का गुणा करके इससे घटा देने पर हमें 0 की प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार यहाँ 2 का गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है, और -1 से घटा देंगे तो हमें -5 की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी संक्रिया लगाएंगे। इस संक्रिया को ध्यान दे लीजिए, और यहाँ पर देखिए उस अवयव को मैंने वापस A लिख दिया है, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी संक्रिया लगानी नहीं है। अब ये इसके पश्चात पुनः संक्रिया लगाएंगे। देखें, संक्रिया R2 में लगाई है -1/5 R2। इसका कारण ये है कि इसको हमें 1 बनाना है, इसको हमें 1 बनाना है। तो अगर दूसरी पंक्ति में हम -1/5 का गुणा कर दें, या कह लें कि -5 का भाग कर दें, तो यहाँ 1 बन जाएगा, जो कि तत्समक अवयव के लिए जरूरी है। तो इस वाली पंक्ति में हमने ऑपरेशन लगाया है, तो R1 जो है हमारा चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसे ही रहेगा 1 2। यहाँ का R1 चेंज नहीं होगा, 1 0 रहेगा। इसमें 0 में हमने -5 का भाग दिया तो ये 0 ही रहेगा। -5 में -5 का भाग दिया तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पहली पंक्ति तो एज इट इज रहेगी। -2 में -5 का भाग देने पर 2/5 की प्राप्ति होगी, और 1 में -5 का भाग देने पर माइनस का 1/5 प्राप्त होगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 0 1 प्राप्त हो गया है। हमें इस 2 को 0 बनाना है, और क्योंकि पंक्ति संक्रिया लगानी है तो इस पंक्ति की सहायता से लगाएंगे। तो यदि हम द्वितीय, हमारी ये जो द्वितीय पंक्ति है, इसमें 2 का गुणा करके प्रथम पंक्ति में से घटा दें और ऑपरेशन प्रथम पंक्ति में लगाएं, तो हमें यहाँ 0 की प्राप्ति हो जाएगी, और यहाँ 0 होने से इधर कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। आइए देखते हैं। देखिए R1 में ऑपरेशन लगाया है R1 - 2R2, अर्थात इसमें 2 का गुणा कर दिया है और इधर से घटा दिया है। तब हमें
1 में 2 का गुणा करने पर 2, 2 माइनस 2 0 की प्राप्ति हो गई है। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ घटाया है, तो चूंकि हमारा ऑपरेशन जो है R2 में हमें 2 का गुणा करना है, R2 में 2 का गुणा करना है, अर्थात इसमें 2 का गुणा करेंगे इस पंक्ति में, तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा माइनस का 2/5। अब जब 1 में से 4/5 को घटा लेंगे तो 1/5 की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 0 में से अगर 2/5 माइनस के 2/5 को घटा लेंगे तो 2/5 की प्राप्ति होगी। और द्वितीय पंक्ति में क्योंकि ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो वो 0 1 जैसी रहेगी, 2/5 माइनस 1/5 वैसी ही रहेगी। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हमारा वाम पक्ष जो है वो तत्समक आव्यूह प्राप्त हो गया है। वाम पक्ष तत्समक आव्यूह प्राप्त हो गया है, इसलिए A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A बराबर I, जो ये प्रॉपर्टी लगा के हम इस आव्यूह को हमारे हाइलाइटेड जो अपना मैट्रिक्स है इसको A इनवर्स कह सकते हैं। तो ये हमारा आव्यूह जो है ये A इनवर्स आव्यूह हुआ। इस प्रकार हमने आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात किया। A इनवर्स बराबर 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। एक बार इसकी जांच कर लेते हैं। तो A इंटू A इनवर्स बराबर I आना चाहिए, ऐसे ही A इनवर्स इंटू A बराबर भी I आना चाहिए। तो इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए वही गुणा वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो A इंटू A इनवर्स बराबर A बराबर IA लिखा था, स्तंभ संख्या में A बराबर AI लिखेंगे। यहाँ पे हमारा प्रश्न है, देखें, प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा। देखिए यहाँ पर स्तंभ संक्रिया दिया हुआ है साहब, इसको जरूर नोट करिए। एग्जाम में कई बार आप लोगों को आते हुए भी आप ये चीज नोट नहीं करते और गलत कराते हैं। तो यहाँ स्तंभ संख्याओं के प्रयोग द्वारा हमारे दिए हुए आव्यूह A बराबर 0 1 2 1 2 3 3 1 1 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्योंकि हमें स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करना है तो आप लोग जानते हैं कि हम A बराबर AI लिखेंगे। तो AI लिखते हैं। A बराबर AI लिखने का अर्थ ये है कि A के स्थान पर ये लिख देंगे। इस A को नहीं लिखें दाएं पक्ष को, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऑपरेशन सिर्फ I में लगता है दाहिने पक्ष में। तो यहाँ पर A बराबर AI लिखने पर हमें यह प्राप्त होता है A 0 1 2 1 2 3 3 1 1 बराबर A, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, A ही लिख दिया है। और I अर्थात तत्समक आव्यूह। तो तत्समक आव्यूह क्योंकि यहाँ पे कोटि 3 के संदर्भ में है तो कोटि 3 का तत्समक आव्यूह लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऑपरेशन लगाने में हमारा उद्देश्य पुनः वही है कि हमें वाम पक्ष को तत्समक आव्यूह बनाना है। तत्समक आव्यूह बनाने के लिए यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अवयव चाहिए। तो देखें यहाँ 1 तो पहले से उपस्थित है। यदि हम इस स्तंभ को, क्योंकि स्तंभ संक्रियाओं द्वारा बनाना है, तो यदि इस स्तंभ को हम पहले स्थान पे कर दें और पहले स्तंभ को दूसरे स्थान पे कर दें तो यहाँ हमें 1 की प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ 0 की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ऑपरेशन लगाते हैं। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से एक्सचेंज कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कि जिस कॉलम में ऑपरेशन नहीं लग रहा है वो एज इट इज आएगा, तो पहले उसको लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया है कॉलम 1 एक्सचेंज बाय कॉलम 2, यानी ये वाला कॉलम इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ वाला कॉलम इधर आ जाएगा
और ये इधर आ जाएगा। देखते हैं, क्योंकि इसमें कॉलम 3 में कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो कॉलम 3 को मैंने पहले ही लिख लिया है। यहाँ भी कॉलम 3 में ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो कॉलम 3 को पहले ही लिख लिया है। बाकी इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज करने पर देखते हैं ये दूसरे स्तंभ के स्थान पर पहला स्तंभ आ गया है और पहले स्तंभ के स्थान पर दूसरा स्तंभ आ गया है। इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी ये देखिए ये स्तंभ पहला जो है वो दूसरे स्थान पे आ गया है और जो दूसरा स्तंभ है वो पहले स्थान पे आ गया है। इस प्रकार हमने ऑपरेशन C1 एक्सचेंज बाय C2 किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ऑपरेशन लगाने के लिए हम अब फिर यहाँ पे देखिए 1 1 1 की तो प्राप्ति हो गई है, शून्य की प्राप्ति करेंगे तो ऑपरेशन लगाएंगे C3 में। C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं और C3 को यूज भी कर रहे हैं तो C3 को पहले लिखा है। यहाँ पे C3 को बाद में न लिखें, वह सही नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं लिखें ऐसे कि -2C1 + C3, यह सही नहीं माना जाता है। अगर C3 में ऑपरेशन लग रहा है तो C3 ही लिखें पहले, C3 - 2C1 यह ऑपरेशन लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कॉलम 3 जो है वो हमें प्राप्त होगा। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें 2 का गुणा कर देंगे और उसे थर्ड कॉलम से घटा देंगे। तो देखते हैं, इसके लिए पहले पुनः आप पूर्व वाला स्लाइड देख लें। यहाँ पर देखें तो हमें कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाना है, अर्थात इसमें ऑपरेशन लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ शून्य की प्राप्ति हो सकती है। और कैसे हो सकती है? ये 2 है और यहाँ पर 1 है। यदि इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा दें तो हमें शून्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 3 में से 4 को घटा देंगे तो -1 आएगा। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा और फिर 1 में से 2 को घटा देंगे तो -2 की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार ऑपरेशन यहाँ पर भी लगा लेंगे। आइए देखते हैं, ये ऑपरेशन लगाया है और क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 2 बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे हैं तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को एज इट इज पहले ही लिख लिया है। कॉलम 3 जैसे चेंज हुआ है तो वो चेंज होने के बाद हमारे पास 0 -1 -1 आया है, यहाँ 0 -2 1 आया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ शून्य की प्राप्ति हो गई है। अब से पहले हम जितने शून्य प्राप्त कर सकते हैं वो कर लें, उसके पश्चात हम 1 1 1 बना लेंगे। या जैसे यहाँ पे शून्य की प्राप्ति होना संभव है क्या, देखते हैं। तो यदि कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाएं, कॉलम 3 + कॉलम 2, कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाएं कॉलम 3 + कॉलम 2, तो इससे हमें यहाँ शून्य की प्राप्ति हो जाएगी। 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यही ऑपरेशन लगाते हैं। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर कॉलम 3 में चेंज हो रहा है तो कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज ही लिख लिए हैं। कॉलम 1 1 2 1 एज इट इज लिख लिया है। कॉलम 2 0 1 3 भी एज इट इज लिख लिया है। यहाँ 0 1 0 एज इट इज लिख लिया है और 1 0 0 एज इट इज लिख लिया है। अब इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए 0 और 0 को जोड़ने पर शून्य की प्राप्ति होगी, अर्थात यहाँ 0 आएगा। 1 - 1 को जोड़ने पर शून्य की प्राप्ति होगी, अर्थात यहाँ 0 आएगा। और 3 - 1 को जोड़ने पर यहाँ 2 की प्राप्ति होगी। देखें, इसी प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हैं, वो 1 और 0 को जोड़ने पर 1 की प्राप्ति होगी, 0 और -2 को जोड़ने पर -2 की प्राप्ति होगी और 0 और 1 को जोड़ने पर 1 की प्राप्ति होगी, अर्थात 1 - 2 1 यहाँ पर आएगा। देखते हैं।
देखिए 0 0 और 2। अब कैसे आ गया? ठीक, तो यहाँ पर 3 में से -1 घटाया तो 2 की प्राप्ति हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब 2 शून्य यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं, 1 शून्य यहाँ प्राप्त हो गया है। हमें यहाँ शून्य की आवश्यकता है, यहाँ शून्य की आवश्यकता है और यहाँ शून्य की आवश्यकता है। इसके लिए ऑपरेशन लगाते हैं। अब चूंकि 2 है उसे 1 बनाया जा सकता है और 1 बनाने के पश्चात शून्य लाना आसान होगा, तो इसलिए कॉलम 3 को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। कॉलम 3 में हम 2 का भाग कर लेते हैं। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 हमारे एज इट इज रहेंगे और कॉलम 3 में 2 का भाग हो जाने के बाद क्योंकि हमारे पास ऊपर 0 और 0 था तो वो 0 0 रहेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 था तो 1/2 हो गया है, माइनस का 2 था तो माइनस का 1 हो गया है और यहाँ पर 1 था तो 1/2 हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास डायगोनल में 1 1 1 आ गया है, जिसकी इस 1 की सहायता से इसको भी शून्य बनाया जा सकता है और इसको भी शून्य बनाया जा सकता है। ऐसे इस 1 की सहायता से इसको शून्य बनाया जा सकता है, तब हमारा तत्समक अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो इसे किसी भी ऑर्डर में हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाया है। कॉलम 1 ये है, कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाना है हमें और कॉलम 1 में कैसा ऑपरेशन लगाना है कि कॉलम 2 में 2 का गुणा करके कॉलम 1 से घटा देना है, जिससे हमें ये शून्य प्राप्त हो जाएगा। ये शून्य प्राप्त हो जाएगा। देखें, तब 0 में 2 का गुणा करा तो 0 आया और 1 में से 0 को घटा दिया तो 1 आया, अर्थात यहाँ पर 1 आएगा। 1 में 2 का गुणा किया तो 2 आया और 2 में से 2 को घटा दिया तो 0 आएगा, तो अर्थात यहाँ 0 आएगा। 3 में 2 का गुणा किया तो 6 आया और 1 में से 6 को घटा दिया तो माइनस का 5 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 में 2 का गुणा कर देंगे और 0 में से घटा लेंगे तो यहाँ माइनस का 2 आएगा। 0 में 2 का गुणा करके 0 आएगा और 1 में से 0 घटा लेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ 0 में 2 का गुणा करने पर 0 आएगा और 0 में से 0 घटा लेंगे तो 0 ही आएगा। बाकी ये दोनों जो जिसमें हमारा ऑपरेशन नहीं लगा है वो एज इट इज रहेंगे। तब पहले हम एज इट इज जो रहेंगे उनको लिख लेते हैं। अब हम जिसमें ऑपरेशन लगा है, ऑपरेशन लगा था तो यहाँ पर हमारा क्या आया था, 1 ही आया था। यहाँ पर 0 आया था और यहाँ पर माइनस का 5 आया था। देखिए 1 0 और -5। इसी प्रकार यहाँ पर -2 आया था, यहाँ पर 1 ही आया था और यहाँ 0 आया था, तो -2 1 0। अब हमारे पास 1 1 1 है, -5 3, यहाँ पे 0 बनाने हैं तो इस 3 को 0 इस 1 की सहायता से बनाया जा सकता है, इस -5 को भी 0 इस 1 की सहायता से बनाया जा सकता है। ध्यान रखिए यहाँ पर ऑपरेशन आप लोग सिर्फ स्तंभ में लगा रहे हैं। इस 1 की सहायता से इस -5 को 0 नहीं बनाएंगे, इस 1 की सहायता से इस 3 को 0 नहीं बनाएंगे। देखते हैं, तो सर्वप्रथम हम 5 को 0 बनाते हैं तो C1 में ऑपरेशन लगा है, C1 + 5C3। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेशन C2 और C3 में नहीं लगा है, तो C2 और C3 को हमने एज इट इज लिख लिया है। अब C1 में ऑपरेशन लगा है तो हमारा जो
5 वाला अवयव था वो 0 हो गया है, क्योंकि 1 में जब हमने 5 का गुणा करा तो 5 आया और -5 में 5 को जोड़ दिया तो 0 आ गया। इसे आप पिछली स्लाइड से कंफर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 में 5 का गुणा किया तो 5 आया और -5 में 5 जोड़ दिया तो 0 आया। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे और इससे जोड़ देंगे, तब हमें जो अवयव प्राप्त होंगे वो इस प्रकार होंगे। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 3 0 0 1 और यहाँ 1/2 -4 5/2 1 0 0 पूर्व के अनुसार ही है। 1/2 -1 1/2 की प्राप्ति हुई। अब हमें यहाँ पर 0 लाना है, तब हम इसके लिए तीसरे स्तंभ में 3 का गुणा करके उसे दूसरे स्तंभ से घटा लेंगे, ऑपरेशन दूसरे स्तंभ में लगाएंगे। तो यहाँ पर भी वही ऑपरेशन लगाएंगे। तो किस प्रकार की प्राप्ति हमें होगी वो देख लेते हैं। तो चूंकि इसमें 3 का गुणा करके इससे घटा रहे हैं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में 3 का गुणा करने पर 0 ही आएगा और 0 में से 0 घटाने पर 0 की प्राप्ति होगी। यहाँ 0 में 3 का गुणा करने पर 0 आएगा और 1 में से 0 घटाने पर 1 की ही प्राप्ति होगी। परंतु यहाँ 1 में 3 का गुणा करने पर 3 आएगा और 3 में से 3 को घटाने पर 0 की प्राप्ति होगी, अर्थात यहाँ हमारा 0 बन जाएगा। अब यही ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यह ऑपरेशन जब लगाएंगे 3 का गुणा करके तो ये 3/2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 में से 3/2 घटाया तो -1/2 आएगा। फिर यहाँ पर हमने 3 का गुणा कर लिया है तो -3 आया और 0 में से -3 को घटाया तो 3 की प्राप्ति होगी। यहाँ 3/2 आया है तो 0 में से माइनस किया है हमने 3/2 तो हमें -3/2 मिलेगा। ये ऑपरेशन यहाँ लगेगा तो यहाँ चेंज आएगा। यहाँ जो है हमारा -1/2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ -3/2 आ जाएगा। देख लेते हैं। क्योंकि C1 और C3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो उसको एज इट इज लिख लिया है। अब ये देखिए 0 1 0 की प्राप्ति हो गई है। यहाँ चेंज होके -1/2 3 और -3/2 आ गया है। अब पुनः वही प्रॉपर्टी यूज करके A इंटू A इनवर्स बराबर आई, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास A का व्युत्क्रम यह आव्यूह है, इसी को हम A इनवर्स बोलेंगे। आशा है आप सभी लोगों को व्युत्क्रम के बारे में प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। यही व्युत्क्रम की जो आगे हम सारणिक में भी पढ़ेंगे। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी पंक्ति या स्तंभ के पूर्ण अवयव 0 0 0 नहीं बने, या कोई दो पंक्तियां जो हैं या दो स्तंभ एक समान न बने, नहीं तो आव्यूह जो होता है व्युत्क्रमणीय नहीं होता है। धन्यवाद। आगे हम सारणिक का अध्ययन करेंगे।